नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, इतिहास में चल रहा था हमारा मध्यकालीन इतिहास, और आज के ही टॉपिक से हमारा मध्यकालीन इतिहास समाप्त होकर आधुनिक भारत के बारे में या आधुनिक इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जिसमें पिछले वीडियो तक हम लोगों ने देखा मुगल काल से संबंधित शासकों के बारे में। उसी में मैंने बताया था मुगल काल के कुछ शासक थे जो उत्तर मुगल काल के नाम से फेमस हुए या उसमें उन्होंने शासन करी। तो आज पहले हम उनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं, फिर उनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे पेपर में बनते हैं उनको देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले ही वीडियो में आप लोगों ने देखा था, धीरे धीरे अंग्रेज या व्यापारी हमारे भारत में आना शुरू हो गए थे। और मुगल शासन में जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद सत्ता कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है, या हम कह सकते हैं औरंगजेब के शासन प्रणाली को लेकर भारत में अनेक राज्यों का उदय हो जाता है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं। फिर आने वाले जो उत्तराधिकारी होते हैं मुगल काल के, वो उतने शक्तिशाली नहीं हो पाते हैं, जिससे धीरे धीरे क्या होता है, मुगल काल का पतन हो जाता है या मुगल काल पूर्णतया समाप्त हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मुगल काल के अंतिम शासकों तक, और उनसे बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर हम पहले बात करें आधुनिक भारत का, तो आधुनिक भारत के समय के बारे में हम बात करें तो 1707 से लेकर 1947 तक या फिर आज तक माना जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग के इतिहास के वीडियो में ही, इतिहास के 3 पार्टों में ही बता दिया था। तो आज का जो हमारा दोस्तों टॉपिक होगा वो आधुनिक भारत की शुरुआत तो है, लेकिन अभी आधुनिक भारत में बहुत कुछ हमें पढ़ना है। और अगर हम बात करें इतिहास के सेक्शन में, तो आधुनिक भारत से हमारे पेपर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, जिसको हम सब देखेंगे। तो यहाँ से जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, इनको आप किसी भी तरीके से मिस ना करें और इन वीडियो को जरूर देखें। चलिए दोस्तों, तो आज चर्चा करते हैं हम पहले उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य का जो समय रहा 1707 से लेकर 1857 तक रहा, और 1857 मेरठ क्रांति के रूप में भी जानी जाती है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछता है उत्तर मुगल कालीन साम्राज्य कब से कब तक रहा, तो 1707 से लेकर 1857 तक रहा। अब हम बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का आरंभ हुआ, जो उत्तरोत्तर मुगल काल कहलाया। यानी आप सबने देखा पिछले वीडियो में औरंगजेब के बारे में मैंने बताया, उसने जो 50 साल के शासन प्रणाली को चलाया, उसमें 25 साल लगभग उत्तर भारत में रहा और 25 साल दक्षिण भारत में रहा। और लगातार लोगों से संघर्ष उसका होता रहा, चाहे वो मराठे हों, चाहे आपके अन्य जितने भी अफगान हो या इस तरीके से जितने भी थे, सभी में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा इसका होता रहा, जिसकी वजह से क्या, इसकी शासन सत्ता कमजोर पड़ती चली गई। और एक ऐसा शासक हुआ, इसके आने वाले उत्तराधिकारी खुद इससे इसके शासन प्रणाली को लेकर इसका विरोध करने लगे। तो औरंगजेब के 3 बेटे थे, जिनमें से उत्तर मुगल कालीन के बारे में हम बात करें तो उसके बेटे मुअज्जम के बारे में हम बात करें, या फिर जब उसने शासन सत्ता को संभाला तो वो बहादुर शाह के नाम से फेमस हुआ। तो इसका जो समय रहा आपका 1707 से लेकर 1712 तक का रहा। इसके बाद दूसरा शासक हुआ जहांदार शाह, जो 1712 से लेकर 1713 तक रहा। फिर आया फर्रुखसियर आए, वो 1713 से लेकर 1719 तक रहे। यहाँ 2 शासक हैं दोस्तों, कई कई किताबों में ये 2 शासकों के बारे में नहीं दिया जाता है, क्योंकि इनका समय बहुत कम रहा, 2-2 4-4 महीने रहे, और बड़ी बीमारी के कारण इनके बीच में मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। रफी उद दरजात 1719 में ही बना था, और रफी उद दौला 1719 में ही बना था। तो इनसे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, तो पेपर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन कभी कोई ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के बीच में कितने शासक हुए थे? तो ये आपको याद रखना है, 2 शासक हुए थे। ठीक है, तो अब हम बात करें आगे, तो मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक रहा। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक रहा। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक रहा। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक रहा। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक रहा। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 1857 तक रहा। तो दोस्तों एक बार संक्षिप्त परिचय में इनको थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप याद हो जाएगा। तो हम बात करें शासकों का, तो बहादुर शाह हो गए आपके, जहांदार शाह हो गया, फर्रुखसियर हो गए, रफी उद दरजात हो गए,
रफ़ी उद्दौला हो गए, मोहम्मद शाह हो गए, अहमद शाह हो गए, आलमगीर द्वितीय हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया, अकबर द्वितीय हो गया, बहादुर शाह द्वितीय। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखिए बनते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, इनसे इनके उपनाम हैं या इनके क्या काम थे, तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो महत्वपूर्ण शासक है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, इनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं। तो पहले दोस्तों हम बात करें तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तरकालीन जब आपका मुगल काल का विस्तार हुआ तो पहला शासक ये बना, यानी हम कह सकते हैं पहला कार्य इसका क्या था। मराठा नेता शाहू संभाजी का पुत्र, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया था, औरंगजेब ने क्या किया था, संभाजी को हराकर उसके पुत्र को बंदी बना लेता है, कैद कर लेता है, लेकिन जब ये शासक बनता है तो इनको क्या करता है, कैद से आजाद कर देता है। को 1707 में मुगल कैद से आजाद किया और ये पहला शासक है जो आपका उत्तर मुगल काल में हम अगर बात करें तो पहला शासक आपका बनता है बहादुर शाह प्रथम, तो इसको याद रखना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे इसका एक उपनाम से पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। साहेब बेखबर के उपनाम से जाना जाता था, तो अक्सर आप लोग देखते हैं शाह रंगीला के नाम से, जफर के नाम से, साहेब बेखबर के नाम से, लंपट मूर्ख या इस तरीके से शासकों का रहा, इनके कार्य पद्धति को देखते हुए लोगों ने इन नामों से संबोधित किया इन्हें, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो हमें ध्यान देना होगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है साहेब बेखबर नाम से किस शासक को मुगल काल में जाना जाता है, तो वो आपका हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें जहांदार शाह के बारे में, तो जुल्फिकार खां की मदद से सिंहासन पर बैठा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे औरंगजेब की सत्ता समाप्त होती है वैसे वैसे उसके विद्रोही भी खड़े होते हैं और शासन की सत्ता में बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं। तो हर कोई शासक बनना चाहता है, उसका जैसे ही दूसरे शासक कमजोर पड़ते हैं तो उसका फायदा उठाकर दूसरा शासक बन जाता है, वो किसी के सहयोग से, किसी के संरक्षण से, किसी के माध्यम से। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जहांदार शाह किसकी मदद से गद्दी पर बैठा या सिंहासन पर बैठा, तो हो जाएगा जुल्फिकार खां के मदद से सिंहासन पर बैठा। इसे लोग लपरवाह या लंपट मूर्ख कहते थे, तो ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लंपट मूर्ख है और जैसे मैंने कहा साहेब बेखबर, ये सब चीजें आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट शासक के बारे में दोस्तों हम बात करें तो आते हैं आपके फर्रुखसियर। फर्रुखसियर से संबंधित क्वेश्चन में क्या है, ये सैयद बंधु अब्दुल्ला खां तथा हुसैन अली के सहयोग से सिंहासन पर बैठा। इसे काइंड मेकर या फिर नृप निर्माता कहते हैं, तो ये ध्यान देना होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है काइंड मेकर या फिर नृप निर्माता के नाम से किसे जाना जाता था। तो फर्रुखसियर किसके सहयोग से बैठा, तो हो जाएगा सैयद बंधुओं के सहयोग से बैठा था। और मैंने चर्चा भी किया है सैयद बंधु हैं या भी और ऐसे ऐसे बहुत सारे वहाँ पे लोग थे जो एक दूसरे को शरण संरक्षण देते थे। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो 1707 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक लाभ का शाही फरमान जारी किया था इसने, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि शाही फरमान किस शासक ने जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो वो हो जाएगा आपका फर्रुखसियर और जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट इसके लिए भी ध्यान रखना होगा आपको, इसे दुर्बल और कायर होने के कारण इसे घृत कायर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना होगा। देखिए बार बार शासकों में कुछ चीजें आ रही हैं तो यहाँ से हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाए, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे तो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो मोहम्मद शाह के बारे में, 1720 में जजिया कर को पूर्णतया समाप्त कर दिया। जैसा कि आप सबने देखा था कि लगातार जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था जो अकबर ने समाप्त कर दिया था। फिर इसके बाद पुनः क्या कर दिया था, औरंगजेब ने लगा दिया था, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ, आपका मोहम्मद शाह फिर शासक होता है तो जजिया कर को पूर्णतया है समाप्त कर देता है, यानी इसके बाद जजिया कर की परंपरा यहाँ से खत्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो 1739 को करनाल युद्ध में नादिर शाह ने इसको हराया। आप सभी को पता है कि एक नादिर शाह भी हमारे भारत पर आक्रमण किया था इसने, और भारत पर आक्रमण करने के बाद उस समय इसने क्या किया था, मुगल सत्ता से बहुत सारी धन संपत्ति लूटी
और उसके साथ साथ आप लोगों को चर्चा मैंने किया था मयूर सिंहासन के बारे में या तख्त ताउस के बारे में, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। वो कोहिनूर हीरा जो है यही नादिर शाह चुरा के ले जाता है और फारस में जाकर दे देता है। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है, हरा देता है और क्या करता है, मयूर सिंहासन का कोहिनूर हीरा फारस ले गया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि भारत से कोहिनूर हीरा कौन ले गया था, तो नादिर शाह ले गया था। बहुत सारे धन संपत्ति भी यहाँ से ले गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट भी पॉइंट इससे बनता है। इसके विलासपूर्ण आचरण के कारण इसे रंगीला शाह के नाम से जाना जाता था। तो ये चीजें आपको ध्यान देना होगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है रंगीला शाह के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो आपका हो जाएगा मोहम्मद शाह, रंगीला शाह के नाम से भी जाना जाता था। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं अकबर द्वितीय के बारे में, यानी अगला जो उत्तराधिकारी हुआ वो अकबर द्वितीय शासक हुआ। ये एक ऐसा शासक था, अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला हिंदुस्तान का प्रथम बादशाह था। आप देख रहे हैं धीरे धीरे अंग्रेजों ने विस्तार करना शुरू कर दिया है और वो उनकी नीति थी अंग्रेजों की, फूट डालो शासन करो। और जैसे जैसे मुगल काल कमजोर पड़ता चला गया और वैसे वैसे इन्होंने क्या किया, अनेक जगहों पर या हम कह सकते हैं अनेक अनेक स्वतंत्र राज्यों पर या जो राज्य किसी के अधीन थे उनमें इन्होंने संघर्ष करना शुरू किया और धीरे धीरे अपने अधीन करना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इसको संरक्षण दिया और इसके बाद इसके साथ भी हर प्रस्ताव को मनवाना, फिर उसके बाद अधिपत्य कराना। तो इस तरीके से चीजें बनी और इसके बाद सीधे हम अगले बार चर्चा जो करने वाले हैं वो भारत में यूरोपियों का आगमन होगा, जिसमें हम देखेंगे समय समय पर कौन शासक आए और फिर इसके बाद ब्रिटिश में क्या क्या सत्ता रही, क्योंकि एक बहुत लंबा समय हम बात करें तो अंग्रेजों का भारत पर हुकूमत का रहा। तो नेक्स्ट दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ बनता है, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करेंगे तो उसमें आपका सामाजिक सुधार आंदोलन चलेगा, जिसमें राजा राम मोहन राय हैं, दयाराम सरस्वती हैं और स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हैं। तो उसमें राजा राम मोहन राय के बारे में भी चर्चा करेंगे। और आप लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में सुना भी होगा। हमारे भारत की एक कुरीति या हम कह सकते हैं सबसे खराब प्रथा थी सती प्रथा, जिसका उन्मूलन इन्होंने किया था, यानी उसको समाप्त किया था। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे जो हम टॉपिक टू टॉपिक चर्चा करते रहेंगे। तो अभी आपको यहाँ याद रखना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। और अकबर द्वितीय कहाँ, उत्तरोत्तर मुगल काल का शासक था। नेक्स्ट चर्चा करें दोस्तों तो बहादुर शाह द्वितीय आते हैं, जो अंतिम शासक भी हैं। कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है यहाँ से कि मुगल काल का अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय है। इसके बारे में चर्चा करें, यह अंतिम मुगल बादशाह था जो जफर उपनाम से कविताएं व शायरी किया करता था या कविता लिखता था तथा शायरी करता था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसे जफर उपनाम से जाना जाता था या कविताएं लिखता था या शायरी करता था, तो आपके बहादुर शाह द्वितीय। या कहीं कहीं देता है बहादुर शाह द्वितीय के जगह बहादुर शाह जफर नाम भी देता है, तो आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने इसे गिरफ्तार कर लिया। रंगून, यानी अगर हम बात करें उस समय तो रंगून के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में अगर हम बात करें तो म्यांमार हो चुका है आपका, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बर्मा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उसी की कैपिटल जो है वो रंगून के नाम से जानी जाती थी, फिर बाद में नाम बदल के उसका बर्मा का म्यांमार कर दिया गया वर्तमान में। तो उस समय के बारे में हम बात करें तो आप रंगून को ही याद रखें। क्या कर दिया गया, इसको रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी इस तरीके से क्या होता है, मुगल साम्राज्य का पूर्णतया हम कह सकते हैं समाप्त हो जाता है या पतन हो जाता है। और औपचारिक रूप से इसकी घोषणा ब्रिटिश सरकार कर देती है, यानी अंग्रेज क्या करते हैं 1857 ईस्वी में औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि मुगल काल जैसे ही क्या होता है आपका समाप्त होता है, तो जो भी मुगल काल के अधीन रहने वाले प्रांत होते हैं या राज्य होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं, जो मजबूत शासक होते हैं। उसके बाद अंग्रेजों का उसमें संघर्ष जारी रहता है। जैसे हम कुछ राज्यों के बारे में बात करें अगर उनके, तो मुगलोत्तर उपरांत जो राज्य एवं उनके संस्थापक में, तो हैदराबाद एक अलग रियासत बन जाता है, जहां पर शासक उस समय चिन
खिलजी खां थे। ये स्वतंत्र रूप से अपना हैदराबाद पे कार्य करने लगते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा भी करेंगे हैदराबाद के बारे में, या फिर टीपू सुल्तान जैसे लोगों के बारे में, इन सब के बारे में बताया जाएगा आगे। तो ये सब क्या है, जैसे देखते हैं कि ब्रिटिश अधिकार करना शुरू कर देता है, तो जैसे ही मुगल काल समाप्त होता है, ये लोग अपने अपने राज्य में अपना विस्तार करके वहां की सत्ता को हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट बंगाल की बात करें तो हाँ, मुर्शीद कुली अली खां स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है। कर्नाटक की बात करें तो सदुतुल्ला खां वहां पे शासन करने लगते हैं। अवध के बारे में हम बात करें दोस्तों तो शहादत खां शासन करने लगते हैं। तो जो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने नोट किए हैं। और भी राज्य ऐसे हैं जो स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। तो जैसे जैसे हम नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, इनके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।